जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम मरणोत्तर काल को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज से हम एक उसको आप देखेंगे। ये तो हमने उत्तर भारत के हमने इतिहास यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि ज्यादा से अगर क्षेत्र के अगर बारे में बात करते इतिहास में तो हमने उत्तर भारत को करते आए हैं, है ना। कि उत्तर भारत के खास उत्तर भारत उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी पूर्वी तक के क्षेत्र को हमने किया है। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई ये दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अगर बात थोड़ा अगर कर लिया जाए तो देखिए क्या होगा। ये है क्या है दक्षिण भारत है, ये क्या है दक्षिण भारत कहते हैं जिसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो इसकी क्या कंडीशन थी देखिए। हमने भारत के इतिहास में देखा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आए, उसके बाद सभ्यताओं का विकास हुआ, फिर आर्यों का आगमन हुआ, फिर मगध मौर्य साम्राज्य, उसके बाद बहुत साम्राज्य। अब तो दक्षिण के बारे में आ रही क्या दक्षिण की इतिहास कैसी थी। तो इसमें क्या हुआ, अभी तक ज्यादा कोई प्रत्यक्ष इसमें प्रमाण ज्यादा पर नहीं मिल चुका है, यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले हैं। और प्रथम जो कहा दक्षिण भारत के जो इतिहास के बारे में कहा जाता है तो वही संगम काल से इसको माना जाता है, संगम काल से इसका माना जाता है। यहाँ पर जो दक्षिण भारत में लोहा की जो खोज हुए थे करीब करीब 1100 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व से क्या हुई थी, लोहा की खोज हुई थी। तो लौह युग का क्या आरंभ हुआ था, इसमें ज्यादा वैज्ञानिकों का मत क्या है विभिन्न है। और इसके टाइम पीरियड को भी लेकर क्या है दक्षिण भारत के इतिहास के टाइम पीरियड को लेकर सोर्स के बारे में भी क्या है विभिन्न विचारकों का मत है और ज्यादातर साक्ष्य क्या हुए हैं नहीं मिले हैं। तो यही क्या है, इससे हम ये बात जान सकते हैं कि दक्षिण भारत का इतिहास क्या होगा उत्तर भारत की अपेक्षा यहाँ पर क्या हुआ लेट से प्रारंभ हुई है, लेट से क्या हुई प्रारंभ हुई है। और इसमें हम संगम मन से क्या कर सकते शुरुआत कर सकते हैं। आखिर संगम काल क्या है, संगम साहित्य क्या है, क्लियर। तो इसके बारे में जानते हैं उनके पहले जानने के स्रोत के बारे में। तो पहले देखिए कि भाई दक्षिण भारत के बारे में बात करते तो ये देखिए ये जो वाला क्षेत्र है ये क्या है, इस चेर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, चेर है। और इसको लेकर यहाँ पांडे है और यहाँ से लेकर चोल है। क्या है, चोल है। ये क्या है, चोल है, ये पांडे है और ये क्या है, चेर है। और इसी तीनों को मिलाकर कहा जाता है, इसी से कहा जाता है क्या, संगम काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगम काल कहा जाता है। मेटिंग एज, मेटिंग टाइम इन्हें कहा जाता है। और इसकी जो जानकारी स्रोत कहाँ से मिले हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। संगम काल क्या है, तो भाई कवियों का सम्मेलन है। क्या है, ये कवियों का सम्मेलन है। इसकी टाइम पीरियड 100 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन इसमें विचारकों का, अब देखिए सुनिए यहाँ से, संगम माने मतलब क्या होता है, क्लियर। संगम माने मतलब क्या होता है, तो संगम माने इतना साहित्य माने कहा गया है, ऐसे कहा गया है, कोई साहित्य ग्रंथ में कहा गया है कि बहुत सारे कवि आए थे, 9999 इत्यादि कवि आए थे, उन्होंने सम्मेलन बनाया था। तो वही सम्मेलन हुआ था, कवियों का सम्मेलन, उसी को कहा जाता है, कवियों का सम्मेलन को कहा जाता है क्या, संगम कहा जाता है। और उस जो काल में जो राजा बने, जो राजा बने, जिन्होंने क्षेत्र स्थापित किया, उनको क्या संगम काल के नाम से इसका जाना जाता है। और इसके स्रोत हमें जिस साहित्य से मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहा जाता है। तो संगम मतलब समझ गए कि कवियों का सम्मेलन क्या है, तमिल कवियों या कवियों का जो क्या है सम्मेलन, उसी को कहता है संगम। और यही जो वंश जो चला, जो टाइम पीरियड जो चली, उसको क्या कहा जाता है, संगम काल कहा जाता है। और यही इसका स्रोत किससे मिला, उसके जो स्रोत वाले साहित्य को क्या कहते हैं, संगम साहित्य। क्योंकि उत्तर भारत में भी बहुत सारे ग्रंथ देखे कि मनुस्मृति लिखी गई, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, पुराण हुए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। उसी प्रकार दक्षिण भारत के भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो उत्तर भारत में तो नहीं, लेकिन इसका भी कोई क्या है, ग्रंथ लिखे गए हैं जिन्हें क्या कहते हैं, संगम साहित्य इत्यादि नामों से हम जानते हैं। तो संगम काल मतलब समझ गए। तो इसमें याद ध्यान देने वाली बात ना है, बस आपको कंसेप्ट के लिए याद रखिए। इसमें कुछ प्रमाण उतना ज्यादा नहीं मिला है अभी तक। इसकी टाइम पीरियड को लेकर चलते हैं तो 100 से 300 ईस्वी तक कहा जाता है। किसकी संगम काल किसवी है, टाइम है 100 से लेकर 300 ईस्वी तक। लेकिन इसमें भी बहुत सारे विद्वानों का मत अलग अलग है, कोई एक्यूरेट डेट ये नहीं है, क्लियर। तो 100 से 300 मान सकते हैं, कहीं किताब में 100 से 250 है, 275 है, तो ऐसे माना गया है। तो समानता मान सकते हैं कि 100 से लेकर 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है, काल पीरियड है संगम काल के। और उसमें संगम काल में कुल कितने राजवंश थे, 3 वंश थे, एक चेर वंश, चोल वंश और पांडे वंश। कहाँ कहाँ स्थिति है, तो आप मैप पर दक्षिण भारत के हिसाब से देख सकते हैं कि जो आप अभी देखिए
ये चेर वाला क्षेत्र है, ये पांडे वाला क्षेत्र है, और चोल वाला क्षेत्र है। बीच नीचे देखिए तो क्या है, श्रीलंका है। इससे तो आप भारत के मानचित्र से परिचित होंगे, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तीन स्रोत के बारे में बात करते हैं तो देखिए इनका स्रोत किस किस से मिला है, तो इंडिका से मिला है। इंडिका किसने लिखा है, मौर्य साम्राज्य में अपने पढ़ चुका है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में इसका वर्णन है। उसके बाद देखिए एतरे ब्राह्मण में, एतरे में इसका वर्णन है। उसके बाद अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसके लेखक है, पाणिनि के लेखक, इसमें भी हमें वर्णन है। कई अभिलेख, अशोक के दूसरा अभिलेख में भी वर्णन है। गिरनार अभिलेख, हाथी गुफा इत्यादि कुछ अभिलेखों में भी क्या है, दक्षिण भारत के संगमकाल साहित्य के बारे में कुछ उल्लेख में देखने को मिलता है। तो ये इनकी स्रोत के बारे में बात हो गई कि संगम साहित्य के स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजवंश के बारे में। तो 3 राजवंश हुए हैं, चोल, चेर और पांडे हुए हैं। इनके 3 राजवंश हुए हैं, चेर, चोल और पांडे, इनके 3 राजवंश हुए हैं। और 3 राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। बात ज्यादा कोई टॉपिक नहीं है, बस छोटे से क्वेश्चन इससे बनता है। चोल राजवंश के बारे में बात करते हैं तो पहला देखिए कि पहला इससे क्वेश्चन बनेगा कि इसकी संस्थापक कौन है, राजधानी कौन है, इनके प्रसिद्ध राजा कौन हुए, अंतिम राजा कौन हुए, इनके बारे में कुछ हम फैक्ट के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये सबसे क्या है, सबसे प्राचीन है। क्या इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन है, वो चेर है। समकालीन, तो सबसे प्राचीन कौन है इन तीनों में, अगर बात करते हैं समकालीन में तो कौन है, वो प्राचीन वंश है। तो समकालीन में क्या है, ये सबसे प्राचीन वंश है। और वर्तमान में अगर चेर की स्थिति देखते हैं तो वर्तमान में चेर की जो स्थिति है केरल और तमिलनाडु में है। देखिए ये केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में क्या है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या थी, चेर राजवंश की स्थिति है। उसके बाद देख लेते हैं संस्थापक इसके कौन हुए हैं या प्रथम राजा कौन हुए हैं। आपसे प्रथम राजा या संस्थापक भी पूछ सकते हैं। तो संस्थापक है उदयनजेराल। इसको तो कुछ नाम डिफरेंट है, कुछ दक्षिण भारत के इतिहास है तो नाम कुछ डिफरेंट है। इसको 1-2 बार इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। याद रखिए उदयनजेराल क्या है, उदयनजेराल इसके प्रथम राजा हुए हैं, संस्थापक हुए उदयनजेराल हुए हैं। तो इसके नाम तो डिफरेंट है। राजधानी कहाँ है, कोरिकर में है। कोरिकर में इनकी क्या है, राजधानी है। उसके बारे में प्रत्येक चिन्ह इनका क्या, धनुष है। क्या है, इनके प्रत्येक चिन्ह से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि चेर राजवंश की जो प्रतीक चिन्ह क्या थी, तो वह थी धनुष। इतने बारे में बात हो गए। उसके बाद देख लेते हैं अंतिम शासक हुए हैं कुड्डो कोई इंजेराल हुए हैं। तो ये भी कुछ डिफरेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसे केरल पुत्र या चेरा पदवी इसे कहा जाता है। देखिए चेर राजवंश को केरल पुत्र कहा जाता है, केरल में उपस्थित है। ध्यान देने की बात यह है कि चेर राजवंश कहाँ है, केरल तमिलनाडु में, इसलिए इसे केरल पुत्र कहा जाता है, याद करने की। और उसके बाद इसे चेरा पदवी कहा जाता है। तो चेर वंश तो चेरा लगा दीजिए, बन जाएगा। तो चेरा वंश या ये केरल पुत्र भी इसे कहा जाता है। सेन गुड्डाई ने सर्वप्रथम कर्ण की पूजा और पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुभीविया ये है कि किस राजवंश ने पत्नी पूजा या गण की पूजा प्रारंभ किया था, तो वही एक चेर राजवंश के। और राजा का नाम क्या था, सेन गुट्टवन। क्या थी, सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन। आप बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है और आगे भी पूछेगा ये क्वेश्चन कि कौन से राजवंश ने पत्नी पूजा या गण की पूजा प्रारंभ किया था, तो सेन गुट्टवन। समझ गए, कौन से राजवंश ने ये शुरू किया था, कौन से शासक ने शुरू किया था, तो वो हो जाए गण की पूजा किसने प्रारंभ किया था, सेन गुट्टवन ने इसको प्रारंभ किया था। किसने किया था, सेन गुट्टवन ने। उसके बाद देखिए अधिगमन ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत की गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। अधिगमन इसके चेर राजवंश के एक और शासक हुए हैं अधिगमन, जिन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का प्रारंभ किया था। कौन, चेर गमन ने किया था। 2 क्वेश्चन इसमें आप ध्यान रखिएगा कि सेन गुट्टवन जो है सर्वप्रथम गन्ने की पूजा और पत्नी पूजा प्रारंभ किया था। क्लियर, पत्नी पूजा प्रारंभ किया था सेन गुट्टवन ने और अधिगमन ने सर्वप्रथम गन्ने की खेती प्रारंभ किया था दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। क्लियर। अब उसके बाद देखिए कि उसके बाद एक नोट में आप याद रखिए कि तमिल का सबसे प्राचीन देवता कौन हुए, मरुगन हुए हैं। मरुगन, यहाँ पर आप लिख देते हैं मरुगन। मरुगन जो है तमिल देवता का जो क्या है, तमिल का क्या है सबसे प्राचीन देवता कौन है, मरुगन है। ये आप ध्यान रखिएगा, मरुगन क्या है, तमिल का सबसे प्राचीन देवता है। तो इस प्रकार चेर राजवंश के बारे में हमने क्लियर कर लिया।
देखिए बहुत आसान है कि चेर राजवंश का संस्थापना पत्नी पूजा क्या देखिए कि चेरा पुत्र इन्हें केरल पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। तमिल का मरुगन जो है तमिल का प्राचीन देवता है। और अधिगमन ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ किया था। चलिए इतना हमने चेर राजवंश के बारे में हमने सोच किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं अब पूछेगा। उसके बारे में बात करते हैं अब चोल राजवंश के बारे में। तो चोर जो था वो बेल्लार या पेन्नार नदी के किनारे पर क्या था, ये अवस्थित था। चोल जो है वो बेल्लार और पेन्नार नदी पर अवस्थित है। देखिए चोल चोल जो है वो कहाँ है, बेल्लार और पेन्नार नदी पर, और वो है कावेरी पट्टम। इसकी राजधानी कहाँ थी, कावेरी पट्टम। कौन सी राजधानी इसकी थी, कावेरी पट्टम इसकी राजधानी थी। प्रतापी राजा हुए हैं कारिकल हुए हैं। इनके प्रतापी महंतम या महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा कौन हुए हैं, कारिकल हुए हैं। महत्वपूर्ण कौन राजा हुए हैं, कारिकल इनके क्या हुए हैं, महत्वपूर्ण राजा। चलिए उसके बाद इनका चिन्ह क्या है, बाघ है। हमने चेर में जाना कि धनुष है, तो चोल राजवंश का क्या है, चिन्ह जो है वो है बाघ है, टाइगर है। इसको ऐसे याद करिए कि भारत का राष्ट्रीय ऊन है, बाघ है राष्ट्रीय जानवर। उसी प्रकार इसका याद कर लीजिए, चोल का क्या हो जाएगा, बाघ। तो इसे भी याद कर सकते हैं इसको जोड़कर। और इसके एक जो राजा थे वो थे एलारा, एलोरा नहीं एलारा। एलारा जो थे इसके राजा जिन्होंने श्रीलंका को जीत लिया था। करीब लगभग 50 वर्षों से अधिक वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। उन्होंने श्रीलंका को जीत लिया था और इसमें क्या किया था, 50 वर्षों से अधिक वर्षों तक एलारा ने शासन किया था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है और बहुत क्वेश्चन पूछता है कि एलारा जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था 50 वर्षों से अधिक। कौन से राजवंश ने श्रीलंका को जीता और उससे अधिक दिनों तक क्या शासन किया था, तो एलारा। किस वंश के थे, चोल वंश के थे। क्लियर। अब उसके बाद करते हैं इसके एक और जो, तो ये जो एलारा है आप याद रखिए कि, और बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलंका किसने जीता था, तो एलारा ने जीता था और बहुत अधिक दिनों तक क्या किया था, शासन किया था। तो इतना बात समझ गए आप। तो चलिए इसमें चोल में जो अवस्थित है महंतम हुए करिकल, श्रीलंका को जीता है एलारा। बेन्नार और हेनार इस नदी पर अवस्थित है। तो चलिए अब आते हैं पांड्य वंश के आते हैं। तो देखिए हमने चेर के बारे में हमने बात किया कि क्या है, धनुष चिन्ह है। चोल वाला की बात किया कि बाघ चिन्ह है। तो इसका कौन सा चिन्ह है, तो इसका जो चिन्ह है वो है, देखिए इसका जो चिन्ह होगा मछली। ठीक है। पांड्य वंश का जो चिन्ह है क्या है, मछली है। पांड्य वंश की जो संस्थापक प्रथम जो है पल साल इडुमुकमी है। जो इसके देखिए बहुत सारे नाम में क्या है, डिफरेंट है। इसको क्या कीजिएगा, 5 बार इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। चीन क्या है, इसका मछली है। राजधानी मुदुरई या कोलकई है। इसकी राजधानी कहाँ है, मुदुरई है राजधानी। कहाँ राजधानी, मुदुरई है राजधानी। और ये क्या, इससे भी 2 क्वेश्चन इससे बनता है। इससे 2 क्वेश्चन इसको ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो शासन जो था अधिकतर, देखिए ये जो पांड्य वंश के जो शासन था अधिकतम क्या था, स्त्रियों के हाथ में रहती थी। मात्र शतात्मक में कहा गया है और शासन अधिकतम स्त्रियों के हाथ में नहीं है। और इसे मोतियों के लिए भी प्रसिद्ध था। तो यह देखिए कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध है और शासन हमेशा अधिकांश महिलाओं के ही केंद्र में रही। देखिए आज तक इतिहास में हमने पढ़ा है, लेकिन अधिकतर शासन हमने महिलाओं को नहीं देखा, लेकिन अधिकतर महिलाओं के पास शासन रहता है किस वंश में, पांड्य वंश में। क्लियर। मोतियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा वंश है, पांड्य वंश है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था, अगस्त ऋषि के द्वारा हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण नोट में है कि दक्षिण भारत का जो आर्यकरण हुआ था अगस्त ऋषि के द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार हमने नोट में भी देखा अगस्त ऋषि के द्वारा हुआ था। और मरुगन क्या है, तमिल का क्या है, प्राचीन देवता है। तो इस प्रकार हमने क्लियर किया। और भाषा की अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर तमिल हुआ, कन्नड़ हुआ इत्यादि भाषा क्या हुई है, पैरेलल रूप में यहाँ पर चली है। पैरेलल रूप में क्या भाषा चली है। और स्रोत बहुत से कम स्रोत यहाँ पर जानकारी मिली है, स्रोत मिली है संगम साहित्य के बारे में, संगम काल के बारे में एवं दक्षिण भारत के बारे में। तो इतना ही, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आसानी होगी। तो इस बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे ही कीवर्ड बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपको कोई भी आसानी नहीं होगी। तो चैनल को इस प्रकार, चैनल से संतुष्ट है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ चला? ये वो काम कर, काम ना कर।